बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आज हम एक बार फिर आपके साथ एक नया और दिलचस्प शो लेकर मौजूद हैं। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जहां भी होंगे, और आपने इस वक्त जो नाश्ता पानी वो तनावुल फरमा लिया होगा और यकीनन चाय या कॉफी का मग पकड़ा होगा, हाँ जी बिल्कुल इस तरह पकड़ के बैठे होंगे और पियेंगे भी इसको। और सुनो न्यूज ट्यून करना आप नहीं भूले होंगे आज भी। मैं हूँ खाकसार को कहते हैं उज़ैर मलिक, और हमेशा की तरह मेरा साथ दे रही है फातिमा तुज़ारा जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बहुत ही खुशगवार गुजर रहा होगा। लाहौर और आसपास में भी हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया हुआ है उज़ैर, लेकिन ये रहमत कुछ जगहों पर जहमत भी बनी हुई है और हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की इस वक्त तबाहकारियाँ भी जारी हैं। बिल्कुल जी, और जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि बारिश से लाहौर में और गिरदोनवा में मौसम बेहतर हो गया, वहीं हमें ये भी एहसास है कि किस तरह से जो बुनेर का इलाका है, सबात का इलाका है, और जहाँ जहाँ पर भी लैंड स्लाइडिंग हुई है, जहाँ जहाँ भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा तबाही मची है, तो उनका जिक्र भी हम लाजमी करेंगे, क्योंकि बालाई इलाकों के बाद मानसून बारिशों ने मैदानी इलाकों का रुख कर लिया है और अब गुज़श्ता रोज कराची में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। आइंदा 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, इस पर खुसूसी बात करेंगे प्रोग्राम में। फिल वक्त आपको ये बताएं कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का हम तस्करा करेंगे। तो अब मर्द हजरात को होशियार रहने की ज़रूरत है, वो इसलिए कि अब अगर किसी से अब देखें घर की किसी भी खातून को आपने घर से निकाला तो इस पर जुर्माना और सख्त सज़ा हो सकती है। इस पर हमारे खुसूसी मेहमान हमारे साथ होंगे। ऐसा ही है जी, और प्रोग्राम में आपको एक ऐसे बासलाहियत नौजवान से भी मिलवाएंगे जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। ऐप से गाड़ी चलाकर दुनिया को हैरान करके रखती है। इसके अलावा प्रोग्राम में मुल्क के हालात पर भी बातचीत की जाएगी। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए बड़ी कानून साजी मुकम्मल कर ली गई है, इस पर माहिराना तज्जिया भी लेंगे। इसके साथ साथ सेहत के शोबे में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और पाकिस्तान में पहली बार ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार कर ली गई है, जो कि बड़ा खुशाइंद है। ये वैक्सीन कैंसर के खिलाफ कितनी मौसर साबित हो सकती है, इस पर डिबेट करेंगे, तो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ ही प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे तालीमी निज़ाम के हवाले से, तो आजकल कैम्ब्रिज सिस्टम कामयाबी की जमानत है या फिर मैट्रिक सिस्टम भी कारामद साबित हो रहा है। इस पर तलबा और वालिदैन की रहनुमाई के लिए माहिरीन से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, और उसके साथ साथ दिलचस्प और वायरल स्टोरीज जो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनी होती हैं वो भी साथ शेयर करते हैं, और उनके पीछे की कहानी भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। और अगर बाय चांस, वैसे तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर कोई सेगमेंट आपसे मिस हो जाता है, कोई मसरूफियत ऐसी आन पड़ती है, तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। आपने सुनो न्यूज़ के मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस पर जाकर अपनी पसंद का कोई भी सेगमेंट आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं और अपने अजीजों के साथ उसे शेयर भी कर सकते हैं। खैर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हम मौसम की सूरत हाल से करते हैं। तो फातिमा बताइए मौसम बारे। जी हाँ, चलते हैं मिलकर जानते हैं कि मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ शहरों में मौसमी सूरत हाल आज कैसी रहने वाली। तो मुल्क भर में मौसम कैसा है जानते हैं। आपको बताते चले कि मुल्क भर में मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात देखने में आ रहे हैं। बालाई इलाकों के बाद मूसलाधार बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया है। कराची में तूफानी बारिश और अर्बन फ्लडिंग ने शहर का नक्शा बदल दिया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए हैं और 2 से 3 दिन मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां बेशतर इलाके गहरे बादलों की लपेट में रहेंगे। अगर गिलगित का रुख किया जाए तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। कलों का बादशाह सकरदू, इसका रुख करें तो यहाँ पर दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 18 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर की तरफ चलते हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। श्रीनगर की जानिब चलेंगे, जहाँ पर पारा ज्यादा से ज्यादा 29 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को की गई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान अक्सर इलाकों में बारिश की पेशगोई भी करती है। गंधारा तहजीब के मरकज खैबर पख्तूनख्वा की बात हो जाए, आपको बताते चलें कि सूबे के बेशतर अजला में बादलों का राज बरकरार रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है।
सवात, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 27 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सवात, कोहिस्तान, शांगला, बडग्राम, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, बुनेर, नौशहरा, कोहाट और गिरदोनवाह में बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और अब नजर डालते हैं 5 दरियाओं की धरती पंजाब के मौसम पर। तो आपको बताते चलें कि यहाँ पर बेशतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। लाहौर का रुख करेंगे, जहाँ पर गिरदोनवाह में बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34, कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 32 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। औलिया की सरजमीन मुल्तान में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 37 और कम से कम 30 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खित्ता पोठोहार, वस्ती और जनूबी पंजाब की चंद मकामात पर बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं। आपको बताते चले कि यहाँ अक्सर इलाकों में मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत क्वेटा का रुख करेंगे, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के शुमाल, मशरकी और जनूबी इस्लाम में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। और आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं वादी मेहरान यानी सूबा सिंध का मौसम। तो आपको बताते चलें कि कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मानसून की पहली बारिश ने तबाही मचा दी है। शहर कायद में मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बायस सड़कें और गलियां, तालाब और नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। और अगर हम लोग कराची के पारे के हवाले से आपको अपडेट दें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 33 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। हैदराबाद की जानिब भी चलेंगे, जहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 है और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 दिन कराची समेत सिंध भर में बारिशों का भी सिलसिला जारी रहने की पेशगोई करती है। मुल्क भर में मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात सामने आ रहे हैं। कराची से खैबर तक, गिलगित से गवादर तक क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग, तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट से कई गांव मुकम्मल तौर पर उजड़ गए। बाज़ इलाके सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं। हलाकतों की तादाद 700 के करीब जा पहुंची है, जबकि सैकड़ों अफराद ताहाल लापता है। बिल्कुल ऐसा ही है उज़ैर, और हमने गुज़श्ता रोज़ में देखा था कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी थी। DG ISPR ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में फौज के 8 यूनिट्स इमदादी कामों में मसरूफ हैं और अब तक 6000 से ज्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद दी जा चुकी है, जबकि 7000 से ज्यादा मुतासरीन को रेस्क्यू कर लिया गया है। बुनेर में रास्ते खोलने और बहाली के काम के लिए फौज के इंजीनियर्स भी सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। जबकि आइंदा खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल क्या रहने वाली है, इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है PDMA खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान अनवर शहजाद साहब ने। बहुत शुक्रिया अनवर शहजाद साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मौसम की सूरत हाल है क्या? बारिशों से कितने अजला शदीद मुतासर हुए हैं? मुकम्मल डेटा आ चुका है? थैंक यू वेरी मच। बारिशें जो हैं, बारिशों का सिलसिला जो महकमे मौसमियात की पेशन गोई है उसके मुताबिक जो है 21 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। और ये इम्कान जो है 27 अगस्त तक जो है जारी रह सकता है। इसके अलावा जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो अजला हैं, 9 अजला ऐसे हैं जिसमें फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान सामने आए हैं, जिसमें बुनेर जो है वो सर फहरिस्त है। बुनेर में जो है इसमें अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 225 अफराद जो हैं वो उनकी डेड बॉडीज रिकवर की गई है। और इस तरह कुल मिलाकर अगर 9 अजला की बात की जाए तो उसमें अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 365 अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हो चुके हैं और इस तरह 181 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं। काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचा है, जिसमें अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 782 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 350 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हुए हैं और बाकी जो हैं 433 घर जो है उनको जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस जो हैं इनका सर्वे के बाद ही पता चलेगा। अब जो सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं तो
कि वो सामने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो है वो उनकी रिपोर्ट है, लेकिन जो प्रॉपर सर्वे होगा तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेटा है वो जो है सामने आएगा। अब तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है तो उसके मुताबिक जो कैजुअलिटीज हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बुनेर का इलाका जो है काफी ज्यादा बड़ा इलाका है जहाँ पर रेस्क्यू टीमों की रसाई भी थोड़ी सी मुश्किल है, तो वहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। जितने लापता अफराद हैं उनको ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी किया को ढूंढा जा रहा है। अनवर साहब ये भी बताएगा कि अगर हम लोग आइंदा 24 घंटों की बात करें तो आइंदा आने वाले 24 घंटों में मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है, कहाँ कहाँ मजीद बारिशें भी हो सकती हैं? बिल्कुल जी, महकमे मौसमियात ने जो है, मिसाल मैंने आपको बताया जिस तरह महकमे मौसमियात की पेशन गोई है, तो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में जो है, जिसमें हजारा डिवीजन और मालाकंड डिवीजन आता है, इन दोनों अजला में जो है फ्लश फ्लड के साथ लैंडस्लाइडिंग इनका खदशा जाहिर किया गया है। तो 21 अगस्त तक जो है ये प्रेडिक्शन है, लेकिन महकमे मौसमियात की वेदर आउटलुक को देखा जाए तो 27 सितंबर तक जो है वक्फे से बारिश जारी रहने का जो है, बिल्कुल बारिश जारी रहने का इम्कान है। साहब ये बताइएगा इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है, क्या मुश्किलात, क्या चैलेंजेस दरपेश आ रहे हैं मुतासरा लोगों तक पहुंचने में, और अब तक कितनी इमदाद जो है वो फराम की जा सकी है? बिल्कुल जी, जो बाजोगढ़ और बुनेर का इलाका जो है पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुजार इलाका है, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टिल अभी भी जारी है। 9 अजला में जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है जहाँ पर रेस्क्यू एक्टिविटीज जारी हैं। इसके साथ साथ वो मुतासरीन जिनको घरों से जो है कैंप्स मुंतकिल किया गया है, तो उन मुतासरीन के लिए जो है इमदादी कार्रवाइयाँ जो है जारी हैं। 90 ट्रकों पर मुश्तमिल जो है खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की जानिब से गैर खुराकी सामान वो मुतासरीन को जो है फराहम किया गया है। इस तरह जो है इमदादी फंड्स जो हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फराहम कर दिए गए हैं ताकि किसी भी इमदादी सरगर्मी में सुस्ती ना आए और जल्दी से जल्दी जो है इमदादी कार्रवाइयाँ हैं कंप्लीट की जाए। तो अभी स्टिल जो है फील्ड पे ठीक है, यानी कि इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं और 9 अजला ऐसे हैं जहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल्स में उन्होंने हमें बताया कि कौन से मजीद इलाके ऐसे हैं जिनमें खतरा है और कितनी इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और मेरे ख्याल में उज़ैर थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, कराची की सूरत हाल जानना भी बहुत जरूरी है। बारिश होने वाला इलाकों के बाद अब हम देख रहे हैं कि मैदानी इलाकों का रुख कर लिया है। मानसून की पहली बारिश ने शहर कायद कराची को डुबो दिया। हुकूमत के तमाम इकदामात और दावे पानी में बह गए हैं। सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने शहर का नक्शा यकसर बदल कर रख दिया। मुतादिद इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल देखने में आ रही है, जबकि सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। अर्बन फ्लडिंग के हवाले से भी हमने देखा है कि जो गाड़ियां हैं वो कश्तियों की तरह पानी में बह गई हैं। अंडर पासेस की अगर हम लोग बात करें तो वो मुकम्मल तौर पर भरे हुए दिखाई दिए, पानी घरों में दाखिल हो गया। इस दौरान सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम भी देखने में आया। बारिश के बाद शहर के 1000 से ज्यादा फीडर्स भी ट्रिप कर गए और बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया है। शहरी शदीद परेशान नजर आया। बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में अब तक तकरीबन 10 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और मुतादिद ऐसे हैं जो कि जख्मी भी हुए हैं। इसके बाद महकमे मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम करार देते हुए ये पेशगोई की है कि आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। मुमकिना बारिशों के बाद सिंध हुकूमत ने कराची में आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है। सूबाई वजीर तालीम के मुताबिक आज शहर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे। इसके अलावा कराची के साथ साथ हैदराबाद और जामशोर समेत कई शहरों में बारिश से निजाम दरहम बरहम हो गया और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिल्कुल ऐसा ही, और इसी हवाले से मजीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है कराची से हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सैयद। आसिफ, सबसे पहले तो हमें बताएं, गुज़श्ता रोज़ हमने कुछ अलग सा ही मंजर कराची में देखा है कि बारिश हुई, उसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आज के हवाले से क्या है? क्योंकि कल तो पूरा शहर डूबा हुआ था। जिन लोगों के घर का डिस्टेंस अपने दफातर से 1 घंटे का था वो लोग 4-4 घंटे में पहुंचे। तो आज की ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ ऐसे ही सूरत हाल थी। इंतहाई शदीद बारिश थी कराची में और जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग भी हो गई थी और पूरा शहर जो है वो पानी में डूबा हुआ था। और हम दूसरों की क्या बात करें, हम अपने ऑफिस की अगर बात करेंगे तो हमारे ऑफिस में ही बहुत सारा स्टाफ ऐसा है जो कल सुबह से आया हुआ है और वो अभी तक ड्यूटी पर मौजूद है। अच्छा। और वो घर नहीं गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो घर नहीं जा सके क्योंकि पानी इस कदर था। और सबसे ज़्यादा पानी तो जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं डिफेंस में, यहाँ पर था। और इस वक्त भी यहाँ पर डिफेंस की गलियाँ और सड़कें जो हैं वो पानी से मुकम्मल तौर पर डूबी हुई हैं। यहाँ पर भी निकासी का कोई बहुत अच्छा इंतज़ाम नहीं है। जिस तरह से शहर के दीगर इलाकों में निकासी का
इंतजाम नहीं था। मुर्तज़ा वहाब, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, ये लोग रात को सब निकले हैं और सब शारा फैसल गए हैं। जब इन्होंने ज़रा डांट डपट करके अब अहकामात दिए हैं तो उसके बाद फिर तेज़ी से पानी की निकासी का काम किया गया है, तो जिसकी वजह से शारा फैसल जो सबसे अहम शारा समझी जाती है कराची की, वो क्लियर हुई है मेट्रोपोल होटल से ड्रिग रोड तक। अभी ड्रिग रोड से आगे एयरपोर्ट जाने वाली जो सड़क है वो उस पर भी पानी में डूबी हुई है। हम देखते हैं कि हमेशा शारा फैसल पर भी ये होता है और दूसरे जो नशेबी इलाके हैं वो तो ज़ेरे-आब आते ही हैं। मतलब क्या बताया गया है, कितने मिलीमीटर तक बारिश जो है वो बरसी है और क्या कोई अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा बारिश हो गई है जिसके लिए इंतजामिया प्रिपेयर नहीं थी? क्योंकि महकमा मौसमियात तो पहले से बता चुका था कि बारिशें होने वाली हैं। हाँ जी बिल्कुल, इंतज़ामिया, मेयर कराची, हुकूमत सिंध और वज़ीर बल्दियात सिंध जो हैं, इन सब की जानिब से यही कहा गया था कि रेन इमरजेंसी नाफिज है, तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और हम बिल्कुल तैयार हैं अगर जो बारिशें होंगी उससे निमटने के लिए, और पानी की निकासी फौरी तौर पर कर दी जाएगी। लेकिन पूरा दिन बारिश बरसती रही है, सड़कें डूबी रही हैं, गाड़ियाँ जो हैं, शारा फैसल पे नर्सरी का जो मुकाम है ये इतना ख़तरनाक मुकाम है। इस तरह की जब भी बारिश होती है वहाँ पे इतना पानी होता है कि गाड़ियाँ जो है छतों तक डूबी हुई होती हैं और वो नज़र नहीं आ रही होती कि पानी के अंदर गाड़ी भी कोई है या नहीं है। अगर छत हल्की से नज़र आए तो पता चलता है कि कोई गाड़ी है। अच्छा। इसकी वजह से गाड़ियाँ तबाह भी होती हैं वहाँ पर। सुबह हम जब गए थे तो वो सुबह तक भी जो लोग अपनी गाड़ियाँ वहाँ छोड़ के पानी में चले गए थे वो उस वक्त तक यहीं पर मौजूद थी, सड़क के ऊपर ही खड़ी हुई थी, जो मालकान अब तक नहीं गाड़ियाँ आए ही थे। डूब गई हुई थी और बड़ी मुश्किल से अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोई व्हीकल भी है पानी के अंदर। तो कोई तखमीना लगाया जा चुका है कि कितना नुकसान इस टाइम हुआ है, माली भी, और अगर जानी नुकसान की हम बात करें तो कोई उस हवाले से अदादो शुमार सामने आए? बारिश के दौरान जो हादसात हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों में उसमें 11 अफराद टोटल हलाक हुए हैं कराची में कल। ये सिर्फ बारिश के हादसात की हम बात कर रहे हैं जिसमें करंट लगने से या छत गिरने से या दीवारें गिरने से जो हलाकतें हुई हैं। उसके अलावा जो शारा फैसल पर एक नर्सरी पे फर्नीचर मार्केट है बहुत बड़ी और बहुत मशहूर, वो पूरी तबाह बर्बाद हो चुकी है। उसके दुकानों में तमाम में पानी भर गया था। उसके साथ एक और मार्केट है जनरल जो मार्केट होती है, उसकी भी तमाम दुकानों में पानी है, उनका भी सारा सामान जो है बर्बाद हो चुका है। नागन चौरंगी की हम बात करें, वहाँ पे बिल्कुल आसिफ आप ठीक कह रहे हैं, मतलब माली नुकसान की तो क्या ही बात करें, लेकिन जानी नुकसान जो है वो इतनी बड़ी तादाद में हुआ है। और अफसोसनाक अमर ये कि पहले से ही वार्निंग दी जा चुकी थी और इंतजामिया भी ये कह रही थी कि जनाब हुकूमत भी ये कह रही थी कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं थी। अगर आप देखें बिजली की सूरत हाल खराब हो गई, फीडर ट्रिप हो गए और सड़कों पे पानी आप देखें किस कदर। चीज का सबसे ज्यादा उज़र होता है कि जब आपको पहले से अलार्मिंग सिचुएशन का एक पता होता है, सारी चीजों का पता होता है। मेयर कराची की जानिब से भी दावे किए गए थे कि सब कुछ क्लियर रहेगा, बावजूद इसके जब माली नुकसान तो चले हो रहा है लेकिन जो जानी नुकसान होता है उसका तो कोई मुतबादिल भी नहीं है। तो कोई तलाफी नहीं है। बहुत ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। बिल्कुल जी, और ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक और इनकलाबी कदम सामने आया है। चंद दिन पहले कौमी असम्बली में घरेलू सतह पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी की जानिब से तरमीमी बिल पेश किया गया है। बिल में तजवीज़ दी गई है कि शौहर या घर के किसी फर्द की जानिब से गैर मुनसिफाना तौर पर खातून को घर से निकालना जुर्म करार दिया जाए और इस जुर्म पर 3 से 6 माह की कैद और साथ साथ 2 लाख जुर्माने की सजा भी दी जाए। मुजवजा तरमीम में यह भी कहा गया है कि खातून को घर से निकालने के जुर्म का इर्तकाब करने पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जा सकता है। और इस तरमीमी बिल के मुताबिक किसी खातून को घर से निकालने के मुकदमात की समाअत फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करेगा। बिल को मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है और कमेटी की मंजूरी के बाद ये बिल बहस के लिए दोबारा कौमी असम्बली के इजलास में लाया जाएगा। बहस के बाद इस पर वोटिंग करवाई जाएगी और माहिरीन की जानिब से इस बिल को खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और घरेलू तशद्दुद के खिलाफ मुस्बत और तारीख साज कदम करार दिया जा रहा है। ऐसा ये इस तरमीमी बिल की जरूरत क्यों पेश आई और आइंदा दिनों में इस पर पेशरफ देखने में आएगी, इस पर बात करने के लिए शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शर्मिला जी वेलकम कहेंगे आपको सुनो पाकिस्तान में। ये कहिएगा कि इस बिल की ज़रूरत तो यकीनी काफ़ी देर पहले से थी, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन के ऊपर हम देखते हैं तशद्दुद भी होता है, उनको घर से बाहर भी निकाल दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे आपके माइंड में कैसे एकदम थॉट आया कि हाँ लाजमी इसको पेश करना चाहिए और मकासद क्या थे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मेरे सामने ऐसे बहुत सारे वाक़यात सामने आए जहाँ पर ख़वातीन को बिला किसी जवाज़ के और ज़्यादती करके उनको घर से निकाल दिया जाता है। हमारे मुल्क में जब एक औरत शादी करके अपने मियाँ के घर आती है तो उसका तसव्वुर तो ये होना चाहिए कि ये इसकी सेफ प्लेस है, ये इसका घर है और यहाँ पर वो अपने आप को महफूज
समझे। लेकिन इसके बरक्स ये होता है कि अगर मियाँ की नाराजगी हो गई छोटी से छोटी बात पे तो उसे घर से निकाल दिया जाता है, या सास ससुर की नाराजगी हो गई, या नंद की हो गई, या दीगर जो घर में रहने वाले हैं किसी की से भी नाराजगी हो गई, खाना सही नहीं बनाया, जहेज में कोई चीज लानी थी वो नहीं ला सकी, या अगर रोटी सही नहीं बनाई, बहुत सारे ऐसे मैंने ऐसे ट्रिवियल मामलात भी देखे जहाँ पर मर्द को या घर में जो रहने वाले बड़े अफराद हैं वो एक औरत को रातों रात घर से निकाल देते हैं नाराजगी के बायस, और औरत अपने आप को बहुत ही गैर महफूज तस्वर करती है, यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ज्यादतियाँ, बहुत सारा मेंटल और फिजिकल अब्यूज बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि उनके पास, उनको पता है कि अगर ये नहीं करेंगी तो उनको घर से निकाल दिया जाएगा। एंड मोस्ट वुमेन डू नॉट हैव एनी प्लेस टू गो। आपने दारुल अमान अगर आप जाके देखें या आप पनागाहों पे जाके देखें तो वहाँ पर बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो जिनको घर से निकाल दिया गया है किसी न किसी वजह के बायस। यहाँ तक कि बेटा पैदा नहीं किया, बेटी पैदा की है तो घर से निकाल दिया। मैंने ऐसे भी मतलब बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे मसाइल हैं जिन पर ये इकदाम उठाया जाता है, जो कि अफसोसनाक है। ये कहिएगा कि इस वक्त ये बिल कमेटी में है, आगे क्या लगता है आपको, आगे के मराहिल में आपको कितनी हिमायत या फिर रुकावटों का सामना नजर आ रहा है? देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि इस अमेंडमेंट के ऊपर एक ओवरवेलमिंग पॉजिटिव रिस्पांस आया है। अच्छा। और मुझे खुशी ये है कि जब ये कायमा कमेटी के अंदर डिस्कस होगा तो वहाँ जो मेंबरान बैठे हैं जिसमें मर्द भी हजरात हैं और औरतें भी हैं, वो उसको यूनानिमसली अप्रूव करें, ताकि फिर ये आइंदा समात पे जब कौमी असेंबली में जाए तो ये पास हो जाए। देखिए, इस वक्त एक औरत को घर से निकाल देने के हवाले से कोई कानून नहीं है। अगर आज मुझे घर से निकाल दिया जाता है और मैं एक FIR कटवाने जाती हूँ तो मेरी FIR नहीं कटेगी, बिकॉज देयर इज नो लॉ, डिस्टिंक्ट लॉ नहीं है। लेकिन इस अमेंडमेंट के पास हो जाने के बाद खवातीन के पास एक जिसे कहते हैं ना मजबूत हथियार होगा, और मर्द को और घर के जो अफराद है उनके लिए एक डेटरेंस होगा कि अगर आप निकालेंगे एक औरत को ज्यादती के बुनियाद पे घर से तो आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। खवातीन पहले भी, मतलब अगर हम तशद्दुद के केसेस भी देखें और केसेस भी देखें तो कानूनी कार्रवाई करने से हिचकिचाती हैं। हमारा जो सिस्टम है, यानी आप देख लें थाने कल्चर से लेकर अगर आप अदालतों तक ले लें तो वो उस तरह से सपोर्ट नहीं करता खवातीन को, और वो खुद को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करती इस सिस्टम में कि वो जाकर अपनी कंप्लेन कर। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खवातीन के पास ना इतने वसाइल होते हैं, ना इतनी जिसे कहते हैं ना कि वो कोशिश कर पाती हैं, क्योंकि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा फ्लॉड है। साल मुकदमात चलते रहते हैं और इंसाफ नहीं मिलता है। तो लोग कहते हैं कि जी वहाँ जाने से बेहतर है, क्योंकि जाहिरी बात है इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी सामने आ जाता है, बड़ा वकील करो फिर मुकदमात लड़ो। लेकिन बात ये, इसका मतलब ये नहीं कि हम कानून साजी ना करें। आज जब मैं देखती हूँ बनिस्बत 10-15 साल पहले जब मैं सियासत में आई थी, आज की खातून में बड़ी हिम्मत है और वो जानती है कि उसको अपने हक के लिए किस तरह आपकी बात को लेकर आगे जाना चाहूंगी। हमने देखा है कि आज की खातून में अगरचा हिम्मत है, वो अपने लिए स्टैंड लेती है, लेकिन बावजूद इसके वो तशद्दुद का निशाना भी बन रही होती है। हम सोशल मीडिया पे काफी फेमस पर्सनालिटीज को भी इस तरह की सूरत हाल में फंसा हुआ देख सकते हैं। ये कहिएगा कि हमने देखा होता है कि जब इन दोस्त के घर में जाती है बेटी शादी के बाद, तो अपने घर वाले भी ना उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं बाज़ औक़ात कि अब यही तुम्हारा घर है, जीना मरना यही है। अब भी जो बिल आने जा रहा है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि किस हद तक जो स्ट्रेंथ है खवातीन की वो बढ़ेगी, और जो 3 से 6 माह की कैद का फैसला किया गया है, 2 लाख जुर्माना किया गया है, क्या इससे कोई कारगर नताइज सामने आ सकेंगे? कोई थोड़ा उनको बेहतर माहौल फराहम किया जा सकेगा? मेरा मौक़िफ़ और मेरा समझना ये है और मेरी ख्वाहिश ये है, और मैं समझती हूँ कि इस वक्त तो कोई कानून राइज नहीं है कि अगर एक औरत को इलीगली घर से निकाल दिया जाए तो वो कोई कानूनी चारागोई कर सके। लेकिन इस कानून के नाफिज होने के बाद उसके पास ये एक हथियार है, और देखिए कहीं ना कहीं ये खवातीन को जरूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। जब मैं एंटी चाइल्ड मैरिजेस बिल लेकर आ रही थी, जब कहा जा रहा था कि जनाब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी, फुकदान होगा, लेकिन आज हमने देखा है कि अगर आप डेटा उठा के देखें कितनी बच्चियां हैं जिनकी हमने शादियां रुकवाई हैं कम उम्री में। तो देखिए कानून मदद करता जरूर है, और मैं समझती हूँ कि जब मैं अपनी ये जिम्मेदारी समझती हूँ कि अगर मैं खातून होते हुए आज पार्लियामेंट के अंदर हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कानून साजी करूँ। ये मेरा काम है, दिस इज माई जॉब, और मैं अपना काम करूँगी।
इससे अमल दरामद करने में भी हम मदद करेंगे, क्योंकि जहां हमें कहीं ज्यादती होती हुई नजर आए, हमें एक दूसरे की मदद करनी है। वी डोंट हैव अ बिल्कुल जी, हमें चॉइस। मदद देखिए, करनी है आज अगर शर्मिला डर साहिबा, के और रहना हम है और सहम के रहना है तो फिर तो चॉइस नहीं है ना। अच्छी उम्मीद रखते हैं कि ये बिल अब पास हो जाएगा जो कि आपकी जानिब से पेश किया गया है। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसको मुकम्मल तरह से नाफिज करने में और इस पर इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो हुकूमत को कौन सी फिर अपनी तरजीहात सेट करनी पड़ेंगी, कौन से अमली इक़दाम उठाने पड़ेंगे आगे आने वाले मरहले में? देखिए, पुलिस को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। मैं समझती हूँ आज भी पुलिस जो है 100% सेंसिटाइज नहीं है खवातीन के इश्यूज के हवाले में, चाहे वो रेप के केसेस को डील करने के हवाले से हो, चाहे वो घरेलू तशद्दुद के हवाले से हो। पुलिस को सेंसिटाइज करना पड़ेगा और जनरली पब्लिक को अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि ऐसे कानून मौजूद हैं जो आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं, उनको इस्तेमाल करें अगर जरूरत पड़े तो। और मैं समझती हूँ कि देखिए, इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। यहाँ पर मर्द को बिल्कुल पसंद नहीं है कि अगर औरत खड़े होके उसके सामने अपने हुकूक की बात करे या अपने हुकूक मांगे, और अगर कोई बात उसे अच्छी ना लगे अपने खावन की या अपने ससुर की या अपनी सास की या किसी ऐसे अफराद की जहाँ वो जिस घर में वो शादी करके आई है, उनको नहीं पसंद कि आगे से जवाब मिले या वो ये कहे कि जी ये काम अगर आप मुझसे करवा रहे हैं मैं नहीं करना चाहती, ये मेरी चॉइस है। तो ये एक माइंडसेट है कि जी अगर बहू आ गई है घर में तो उसने वही करना है जो उसके ससुराल वाले उससे कहेंगे, वरना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस सिनेरियो के अंदर बेचारी जो औरत है, जो लड़की है, वो फिर सिसक के जिंदगी गुजारती। मैं चाहती हूँ कि दिस इज अबाउट चॉइस, दिस इज अबाउट डिग्निटी, दिस इज अबाउट सेफ्टी। यकीनन शर्मिला जी, मैं उनको आपकी जानिब से देना बहुत चाहती ही हूँ और इज्जत जबरदस्त देना चाहती हूँ। इकदाम लिया गया है और इस कदम को उठाने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल करीब में खवातीन के ऊपर जो बेजा तशद्दुद किया जाता है, उनसे बाहर निकाल कर उनके साथ ज्यादती कर दी जाती है कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उसके खिलाफ ये कार्रवाई मौसर साबित होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और यकीनन इससे फायदा हमें फ्यूचर में नजर आएगा। उसे यकीनन जी, बिल्कुल। और ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, आप कहीं मत जाइए, स्टे विद अस। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे टैलेंट की। पाकिस्तानी नौजवान किसी भी मैदान में पीछे नहीं, तालीम हो, खेल हो या जदीद टेक्नोलॉजी, हमारे बासलाहियत और होनहार नौजवान अपनी मेहनत और सलाहियत से दुनिया को हैरान कर रहे हैं। टेक्सला के 20 साला मोहम्मद सुबहान ने वो कारनामा कर दिखाया जिसका ख्वाब बड़ी बड़ी कंपनियां देखती हैं। मैकेनिकल डिप्लोमा करने वाले इस नौजवान में सिर्फ 3 माह में ऐसी मुनफरिद मोबाइल ऐप बनाई है जिसके जरिए गाड़ी को ड्राइवर के बगैर ही चलाया जा सकता है। बड़ी जबरदस्त इन्वेंशन की है जी इन्होंने। और इस वक्त ये बासलाहियत और टैलेंटेड नौजवान मोहम्मद सुबहान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सुबहान, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहेंगे सुनो पाकिस्तान कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा कैसे सर अंजाम दे लिया और ये ख्याल आपको कैसे आया कि आप एक ऐसी ऐप बनाएं जो कि बगैर ड्राइवर के गाड़ी चला सके? जी बहुत शुक्रिया आपका। कुछ टाइम पहले मैं एक रोड पे डिसेबल पर्सन के साथ बैठा हुआ था। अच्छा, हम लोग बातें कर रहे थे आपस में, तो अचानक मेरे सामने से एक गाड़ी गुजरी है जिसको देख के उस डिसेबल पर्सन ने ख्वाहिशाना अंदाज में ये कहा कि काश मैं भी गाड़ी चला पाता। तो उसकी ये बात मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। जैसे ही मैं घर आया तो मैंने इस हवाले से सोचा, मेरे अंदर एक एहसास पैदा हुआ कि यार मैं कुछ ऐसा करूं कि ये डिसेबल पर्सन लोग भी गाड़ी को ड्राइव कर पाएं। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की, सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ गाड़ी के साथ कि ये माजूर अफराद भी इस गाड़ी को चला पाएं। तो मेरे दिमाग के अंदर ख्याल आया कि मैं इसको मोबाइल के जरिए चलाने की कोशिश करता हूँ। फिर इस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया, मेहनत की दिन रात, तो आज इस मकाम पे हूं कि मैं इस गाड़ी को मोबाइल के जरिए चला सकता हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा सुबहान, आपने गालिबन 3 साल का मैकेनिकल डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा करने के बाद ये आइडिया आपको आया तो आपने हमें बताया कि किस तरह से आपने एक नाबीना शख्स को देखकर ये सोचा कि आप ये करेंगे। तो बचपन से भी आपको शौक था गाड़ियों से रिलेटेड, और ये बताइएगा कि फ्यूचर में आप जिस तरह से भी ये गाड़ी 100 मीटर तक चल सकती है ब्लूटूथ पर, फ्यूचर में आप इसे कितना आगे तक देख सकते हैं कि जनाब इसे चलाया जा सके, ये कितने किलोमीटर का जो फासला है वो तय कर ले ब्लूटूथ सही। और मुझे जरा ये भी बताएं, हम फुटेज देख रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंगली, मतलब वो क्लच भी दब रहा है, वो ब्रेक भी लग रही है, वो जनाब रेस पे भी पाँव जा रहा है, गियर वगैरह किस तरह लगता है, स्टीयरिंग किस तरह मूव करता है, ये भी बताइए जरा टेक्नोलॉजी हमें। जी बिल्कुल, अभी मैं स्टूडेंट हूँ और डिप्लोमा कर रहा हूँ मैकेनिकल का जीसीसी टेक्सला टेप्टा कॉलेज के अंदर, और अभी मैं 3rd ईयर में गया हूँ। और ये प्रोजेक्ट मोबाइल के जरिए कनेक्ट होता है, हम इसको एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करते हैं इस गाड़ी को, और हम एप्लीकेशन के जरिए इसका स्टीयरिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं लेफ्ट राइट, इसका क्लच भी मोबाइल के जरिए प्रेस होता है, ब्रेक, एक्सीलेटर, हर चीज़ मोबाइल के जरिए कनेक्ट प्रेस होती है। हमने एक डिवाइस बनाई है जो इस गाड़ी के अंदर मैंने इंस्टॉल की है,
वो डिवाइस हमारी गाड़ी को कंट्रोल करती है, ठीक है। मोबाइल के साथ कनेक्ट होके। डिवाइस के साथ कनेक्ट होकर कंट्रोल किया जाएगा। सुभान, ये भी हमें बताएं कि फैमिली में क्या कोई और भी आपके इंजीनियर वगैरह है कि जहां से आप में भी ये माशाल्लाह से क्वालिटीज और एबिलिटीज आई हैं? और ये भी कहिएगा कि इस ऐप के जरिए आप क्या देख रहे हैं, कितना खर्चा इस पर आएगा, फिर ये फंक्शनल हो सकेगी? क्योंकि हमें तो सुन के बहुत ज्यादा ना मजा आया है, तो मुस्तकबिल करीब में हम चाहते हैं कि जल्दी से इसको लॉन्च भी कर दिया जाए। जी बिल्कुल, हमारी फैमिली में मैं वाहिद हूँ जिसने इस पे काम किया और मैं अच्छा। बचपन से छोटे मोटे प्रोजेक्ट Very करता nice. आ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर कामयाबी दी है। अभी ये जो गाड़ी मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल की है, ओल्ड मॉडल गाड़ी है जिसके अंदर हमें काफी सारी चीजें आफ्टर मार्केट ऐड करनी पड़ती है हमारे प्रोजेक्ट के लिहाज से। ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई अप मॉडल गाड़ी हो तो मैं इस प्रोजेक्ट को इजीली कर पा सकता हूँ उस पे। जबरदस्त। और फ्यूचर में मेरी इस पे इंशाल्लाह रिसर्च जारी है। मैं इस गाड़ी को एआई से मुंसलिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम इंसानों से बात करते हैं इसी तरह मैं गाड़ी से मुंह के जरिए, वॉइस कमांड के जरिए बात करूंगा। गाड़ी को बोलूंगा आप लाहौर जाओ, रावलपिंडी जाओ, तो ये गाड़ी रोड पे सेंस करते हुए बगैर ड्राइवर के अपनी लोकेशन इंशाल्लाह पे चली सुभान जाएगी। आप ये भी कर दिखाएंगे, हमें आप पे पूरा जो है भरोसा है। ये बताइएगा कि जहाँ से आपको इंशाल्लाह। इंस्पिरेशन आई, आपको लगता है कि जी। आने वाले दिनों में अगर इस पर काम किया जाए, इस टेक्नोलॉजी पर इसको मजीद बेहतर बनाया जाए, आपकी मुआवनत की जाए, तो मतलब आपको ऐसी गाड़ी बना सकते हैं जो कि माजूर अफराद के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, वो फिर किसी के मोहताज ना रहें, वो खुद इस तरीके से गाड़ी जो है वो चला सके? जी बिल्कुल, अगर मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट की जाती है तो मैं इंशाल्लाह इस गाड़ी को सिक्योर तरीके से बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। इसको लॉन्च भी हम कर सकते हैं और ठीक है। जितने भी माजूर अफराद यहाँ पर पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्री रहते हैं वो भी इस गाड़ी को मोबाइल के जरिए चला सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। यानी कि सुभान, हम ये उम्मीद आपसे लगा सकते हैं डेफिनेटली कि अगर हुकूमती कोई नुमाइंदा या कोई कंपनी आपको इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट देती है तो आप ज़बरदस्त अंदाज में इस पर मुस्तकबिल में काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और जिस तरह से आपने ज़बरदस्त एक इन्वेंशन की बात की है, होपफुली आप इस पर मुस्तकबिल में बहुत अच्छे नतायज के साथ सामने आएंगे। कुछ मेरे ख्याल में प्रोग्राम में आगे भी बढ़ा जाए, और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक बड़ी ही दिलकश अदाकारा है हानिया आमिर, जिन्होंने एक और आलमी एजाज अपने नाम नाज़रीन कर लिया है। इस बार उनका कमाल हुस्न जो है वो दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर तस्लीम कर लिया गया है। जी हाँ, हानिया आमिर को दुनिया की 10 हसीन तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो 6ठे नंबर पर आकर हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एमा वॉटसन को भी पीछे छोड़ गई हैं, जिन्हें इस फहरिस्त में 8वां नंबर मिला है। अगर हम देखें तो बैनुल अक़वामी एंटरटेनमेंट वेबसाइट के मुताबिक इस फहरिस्त में पहली पोजीशन ऑस्ट्रेलवी अदाकारा मार्गोट रॉबी के हिस्से में आई है, और दूसरी पोजीशन पर अमरीकी अदाकारा शेलिन वुडली चली गई हैं, जो कि अब तीसरी पोजीशन की अगर हम बात करें तो चीन की खुबरू अदाकारा दिलरबा दिलमुराद के नाम रही। हानिया आमिर की ये कामयाबी न सिर्फ उनकी फ़नी मेहनत का एतराफ़ है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए भी एक फ़ख्र की बात है कि हमारी हसीन और बासलाहियत अदाकारा दुनिया के खूबसूरत तरीन चेहरों में शामिल हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है क्योंकि हानिया आमिर तो मेरी पर्सनल फेवरेट भी, ना सिर्फ ये कि उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा जिंदा दिल है। हम उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी देखते हैं ना, तो उनको देखकर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो मेरे ख्याल में ऐसी एनर्जी आप लोग भी अपनी लाइफ में शामिल करें, और हम प्रोग्राम में क्या शामिल करने लगे हैं जी, एक ब्रेक शामिल करने लगे हैं। आप हेडलाइन मुलाहिजा करें, बस हम यूं आए फौरन। जी, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। और मुल्की हालात की बात करें तो दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल के मुताबिक मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म फोर्सेस को मुल्की सलामती, दिफा, अमन अमान, इख्वा बराए ताबान और टारगेट किलिंग में मुलव्वस किसी भी शख्स को 3 माह तक हिफाजती हिरासत में रखने का इख्तियार हासिल होगा, जबकि जेर हिरासत शख्स के खिलाफ तहकीकात मुश्तरका तहकीकाती टीम करेगी और ये कानून आइंदा 3 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। जी हाँ, जबकि JUI फे और तहरीक इंसाफ ने बिल की शदीद मुखालफत करते हुए उसे आइन और बुनियादी हुकूक के मुनाफी करार दे दिया है। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने बिल को मुस्तरद करते हुए उसे इस्लामी तालिबात और इंसाफ के तकाजों के खिलाफ कहा है। इस तरमीम से SHO को इख्तियार दिया गया है कि वो बिला वजह किसी को भी 3 माह तक कैद कर लेंगे, जबकि JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने पार्लियामेंट से इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की मंजूरी पर शदीद रद्द अमल देते हुए उसे आइन और जमहूरियत के चेहरे पर तमाचा करार दे दिया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इंसदादे दहशतगर्दी कानून में तरमीम का दिफा करते हुए वाज़ेह किया कि यह तरमीम 73 की आइन की रूह के मुताबिक है और कानून साजी करके दहशतगर्दी के खिलाफ अपने इदारों को ताकतवर बनाना है। मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है।
अपने बेटों को हाथ पांव बांधकर लड़ने नहीं भेज सकते। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि ये बिल हमें मंजूर करना होगा क्योंकि हम दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े महाज पर हैं। हमारी कोशिश है कि इंसाफ आइन के मुताबिक यकीनी बनाया जाए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल साहब। आपको वेलकम कहेंगे सुनो पाकिस्तान में। कहेगा कौमी असम्बली के बाद सेनेट में इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जबकि हमने देखा है कि PTI और JUI ने बिल की मुखालफत भी की है। बैरिस्टर अली जफर का ये कहना सामने आया है कि जी बगैर वजह 3 माह कैद और अदालत तक रसाई ना देना मुतनाज़ है। अपोजिशन का एतराज़ आपको किस हद तक जायज़ लग रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस मुल्क के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी का एक संगीन मसला जारी है मुख्तलिफ सूबों के अंदर, और दुनिया भर में जहां आपको इस तरह की थ्रेट से अगर लड़ना पड़े तो आप अपनी जो अथॉरिटीज हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको आप इक्विप करते हैं कि वो इस तरह की कानून साजी से कि वो उसके ऊपर काबू पा सकें। तो मैं समझता हूँ कि इसको जो ये एतराज़ात आ रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। हमें इस दहशतगर्दी का खात्मा करना है, और ये इसको ऐसे लिया जाता है कि किसी को भी पकड़ लिया जाएगा। किसी को क्यों पकड़ा जाएगा? किसी को भी नहीं पकड़ा जाएगा। ये बड़े स्पेसिफिक जो है वो चीजें, अगर कोई दहशतगर्दी अगवा बराए तवान और इसकी लिस्ट है कोई जो स्पेसिफिक चीजों के हवाले से, तो सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई करेगा और ये एक आम शहरी के ऊपर नहीं अप्लाई करेगा। लेकिन राना साहब, अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो ऑपोजिशन है खासतौर पर, उसे ये कंसर्न है कि इस बिल को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? यकीनन जो है नीड ऑफ द आवर है इस बिल को मंजूर करना। दहशतगर्दी का नासूर बहुत फैल चुका है हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इस बिल के अंदर क्या शामिल किया गया है? नहीं, देखें, वो तो स्पेसिफिक काम है ना। जो अगर एलिगेशन आपके ऊपर दहशतगर्दी के हवाले से हो या और इस तरह से रिलेटेड क्राइम से हो, तो तब ये लागू होगा ना आपके ऊपर। ये ऐसे एक सियासी कारकुन के ऊपर तो नहीं लागू हो सकता। तो आपको जो है वो दहशतगर्दी का अमल का हिस्सा बनना पड़ेगा, या उस जो है इतने शक व शुबात हों कि आप उस चीज में इन्वॉल्व हो। और वैसे भी हम भी इसके मिसयूज के खिलाफ हैं। अगर ये मिसयूज हुआ तो इसके ऊपर जो है वो बात की जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। यकीनी तौर पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बिल मंजूर करवाया जा रहा है। ये भी कहेगा एहसान साहब के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने 27वीं तरमीम के इम्कान को मुस्तरद करते हुए ये कह दिया है कि अभी तो 26वीं तरमीम हजम नहीं हो रही है। ये बताएगा कि हुकूमत को 26वीं तरमीम डाइजेस्ट नहीं हो रही, ये क्या बात और ऐसी क्या चीज़ है जो हुकूमत को परेशान कर रही है 26वीं तरमीम को लेकर? नहीं, हमें तो कोई चीज परेशान नहीं कर रही, और बार बार पूछा जाता है कि 27वीं तरमीम कब आ रही है। तो हम उसका ये जवाब देते हैं कि जब वो तरमीम आएगी तो वो आइसोलेशन में तो नहीं आएगी, हमें कोalition हुकूमत में, तो वो सबसे मुशावरत होगी, ऑपोजिशन से भी मुशावरत होगी। तो कोई भी जो आईनी तरमीम है वो कोई ऐसे नहीं आ जाती ना। अभी इस वक्त कोई टेबल पे डिस्कशन नहीं हो रही 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, कोई उस पर मुशावरत नहीं हो रही, क्योंकि ऐसा कोई ड्राफ्ट ना मौजूद है ना उस तरफ अभी कोई काम हो रहा है। और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इसको एम्पली क्लियर कर दिया। तो मेरे ख्याल से अभी कंफ्यूजन खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये कंफ्यूजन खत्म होनी चाहिए। लेकिन राना साहब, मैं आपसे वो पहले वाली बात जो है वो मुकम्मल करना चाहूँगा। जिस तरह से JUI ने भी बड़े कंसर्न शो किए हैं और कुछ ने तो दीनी तालीमात के खिलाफ भी इस बिल को करार दे दिया है। सर, ये बताइएगा, ये जो बात की जा रही है कि महज शक की बिना पर जो है वो हिरासत में रखा जा सकेगा, जो कि फिर 3 माह से बढ़ के JIT की परमिशन से 6 माह तक भी हो सकती है। JUI ये सवालात उठा रही है कि जो 6 माह अगर आप किसी को हिरासत में रख लेते हैं महज शक की बुनियाद पर, और अगर वो सच साबित नहीं होता, उसकी फिर तलाफी क्या होगी? देखें, हर रोज दहशतगर्द जो हैं जी वो खुद कुछ हमले कर रहे हैं, वो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट को शहादतें वो जो है वो कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। इस मुल्क की मईशत को वो तबाह करने की कोशिश में हैं। तो इसके लिए आपको ऐसे इक़दाम लेने पड़ते हैं जो इन्फोर्समेंट को इजाजत दें कि अगर किसी के ऊपर इसी से रिलेटेड जो है कोई एविडेंस आता है तो वो उसको इंटेरोगेट कर सकें, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। अगर आप ये नहीं करेंगे और उनको नॉर्मल रजीम में लेके जाएंगे, फिर तो दहशतगर्दी से कभी भी आप मुकाबला नहीं कर सकते। जी, ऐसा ही है। दहशतगर्दी का खात्मा तो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। एहसान साहब, थोड़ा अगर हम इस हवाले से बात करें कि PTI का जो सीन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की जमानत के लिए 8 दरखास्तों पर भी समाअत आज फिर होने जा रही है 11:30 बजे। और हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरी जानिब के माफी मांगने का दोबारा पैगाम भी सामने आ रहा है।
तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो बानी पीटीआई हैं 9 मई पर अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो उनके मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे या कुछ हद तक उनमें कमी आ सकती है, कुछ ऐसा है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि उससे जो पॉलिटिकल एक डिवाइड बना हुआ है उसमें बेहतरी आएगी, और एक जो पोलराइजेशन का समा है उसमें बेहतरी आएगी। और देखें, अब तो ये चीजें साबित हो गई है ना, क्योंकि अब तो अदालतों ने पीटीआई के कारकुनों को, लीडर्स को 9 मई के ऊपर गिल्टी पाया है और सजाएं सुना दी। तो अब तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है अभी भी। लेकिन जो पीटीआई का नैरेटिव है वो इससे बरक्स है। आज भी पीटीआई जो है वो कहती है जी फॉल्स फ्लैग था, ये इसको एक सियासी कार्ड की तरह पीटीआई इस्तेमाल कर रही है। तो फिर इसका ये मतलब है कि आज भी पीटीआई की जमात और उसका लीडर जो खान साहब हैं, उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि उन्होंने एक गलत काम किया। अगर वो उस पर माफी मांगते हैं तो ये सारा माहौल बेहतरी की तरफ जाएगा ना। अच्छा, यानी माफी से बेहतरी आ सकती है। एहसान साहब, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नून लीग ने तो हमेशा डायलॉग की बात की है, मुज़ाकरात की बात की, आज भी बातचीत के लिए तैयार है, मगर पीटीआई का मुतालबा है कि मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम करना जो है, जो ताकत में होता है हुकूमत होती है, उसकी जिम्मेदारी है। क्या हुकूमत अब कोई मुज़ाकरात की राह हमवार करेगी? आपको लगता है कि ऑपोजिशन भी और इमरान खान साहब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार? देखिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हमेशा मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया है, और वो इस जो पॉलिटिकल एक कह लें कि क्लाइमेट है जो कि बड़ा नेगेटिव है, पोलराइजेशन का है, नफरतों का है, उसको हमेशा उन्होंने कम करने की बात की। तो हुकूमत की तरफ से दरवाजे खुले, लेकिन मसला पीटीआई का है, क्योंकि पीटीआई अपनी ही नैरेटिव की कैदी है, और नैरेटिव उनका क्या है कि हम अच्छे हैं और बाकी सब बुरे हैं। तो जब वो बुरों के साथ बैठेंगे उनका नैरेटिव खत्म हो जाएगा। तो वो इस बुनियाद पे जो उन्होंने अपना बयानिया बनाया है, वो बयानिया ही पीटीआई की जो है तबाही का बायस बना हुआ है, और मुल्क के अंदर जो माहौल है वो उनकी वजह से बना हुआ है। हमारे दरवाजे खुले हैं, बात ठीक है, दरवाजे खुले हैं, बात की जा सकती है, सोल्यूशंस निकाला जा सकता है। ये भी कहिएगा राना साहब कि पंजाब से हमने देखा है कि सेनेट की खाली नशिस्त पर अगर हम बात करें तो राना सनाउल्लाह को नामजद कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि नून लीग ने राना सनाउल्लाह को सेनेट का मौजू उम्मीदवार नहीं समझा था, और अब भी ये इतलात ही सामने आ रही है कि ख्वाजा साद रफीक को सेनेट इलेक्शन के लिए आखिरी वक्त तक मनाने की कोशिश की गई है, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। तो इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, ये पार्टी का फैसला होता है, पार्टी क़यादत का फैसला होता है, पार्लियामानी बोर्ड बैठता है, तो पार्टी की डिसीजन होती है लीडरशिप की कि उन्होंने किसको जो है किधर अकोमोडेट करना है। तो ये प्योरली इट इज द डिसीजन ऑफ द पार्टी लीडर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये यानी कि जमात का जो है वो इख्तियार है, और लीडरशिप जो है वो ये तय करती है कि किसको कहाँ पे खिलाना है, कितने नंबर पे खिलाना है, किसको भेजना है, किसको कौमी असम्बली में और किसको सूबाई में। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मुख्तलिफ जो मामलात चल रहे हैं, मुल्की हालात के हवाले से करंट सिचुएशन चल रही है, उस पर कमेंट कर रहे थे। तफसीली उन्होंने गुफ्तगू की है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी, और आज एक बड़ा खास दिन है। आज कौम अपने उस बहादुर सपूत को याद करी है जिसने अपनी जान कुर्बान करके वतन की हुर्मत को बचाया था। आज मनाया जा रहा है पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। पाक फजाइया के उस नौजवान ने वो दास्तान रकम की जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। यकीनन ऐसे नौजवान पाकिस्तान का फख्र हैं, पाक अफवाज का और हम सब का फख्र हैं, जो अपनी जान का नजराना पेश करके भी वतन को है उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने देते। बिल्कुल जी, और हमारी टीम की जानिब से उन्हें खिराज अकीदत पेश करने की एक छोटी सी कोशिश और ये काविश थी। इसके साथ ही ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अब देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कैंसर का नाम सुनते ही दिल दहल जाता है। ये बीमारी ना सिर्फ जानलेवा है बल्कि हजारों खानदानों को हर साल उजाड़ देती है, लेकिन इन उम्मीद की एक बड़ी सी किरण हमारे सामने आई है। तिब के मैदान में एक पेशरफ्त हुई है और पहली बार पाकिस्तान में कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार कर ली गई है। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। ये वैक्सीन 12 साल की बच्चियों को 3 डोजेस में दी जाएगी ताकि वो जिंदगी भर इस मूजी मरज से महफूज रह सके। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की शरह एशिया में सबसे ज्यादा है। हर साल 90,000 खवातीन इस मरज का शिकार होती हैं और अफसोस के 50,000 अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। पहले ये मरज 60 साल की उम्र में सामने आता था, लेकिन अब तशवीशनाक अमर ये है कि 30 और 40 साल की खवातीन भी इसमें मुब्तला हो रही हैं, और ऐसे में वैक्सीन की तैयारी एक इनकलाबी कदम हो सकता है, कामयाबी हो सकती है और लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है और इस पर किस हद तक काम मुकम्मल हुआ है, कितना काम करने की ज़रूरत है, बात कर लेते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर
डॉक्टर उमर आफ्ताब साहब ने, जो कि पिंक रिबन मुहिम के CEO हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, खुशामदीद कहेंगे आपको। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान में छाती के कैंसर की जो शरह, जिस तरह हमने अपने इंट्रो में भी, इब्तदाइये में भी बताया, एशियाई ममालिक में सबसे ज़्यादा क्यों है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और अगर हम इसको मतलब जनरली देखें तो जैसे आपने एज की बात भी की, तो जो दुनिया में जो एज है वो एवरेज 55 है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो एज है वो 35 ईयर्स है, यानी कि अब तो 20s में भी केसेस आ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब और फिर हैविंग सेड दिस, मतलब हम देखते हैं कि 18 साल से की एज में भी, 20s में भी, तो ये बहुत एक अनयूजुअल सा ट्रेंड है कि अर्ली एज में भी हो रहा है। फिर अगर हम मतलब ये देखें कि अगर कोई जेनेटिक फैक्टर है, कि कोई फैमिली हिस्ट्री है, वो भी नहीं है। सो एक अभी रिसर्च ये बता रही है कि जो 40% जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वो कम किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंज के साथ। अच्छा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो हम खुराक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि बेतहाशा स्टीरॉइड्स और हार्मोन्स हैं, चाहे वो चिकन है, चाहे वो मिल्क है, चाहे वो और चीज़ें हैं, और जितनी आर्टिफिशियल चीज़ें हम अनफॉर्चुनेटली खा रहे हैं, जितनी केमिकल इनटेक हम ले रहे हैं, अगर आप ये देखें कि जनरली ख़वातीन में ओवरऑल भी हार्मोनल इश्यूज जो हैं वो पिछले 20 साल में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। चाहे वो किसी तरह का भी हार्मोनल डिसऑर्डर है, चाहे वो फाइब्रॉइड्स हैं, चाहे वो PCOS है, इनफर्टिलिटी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंक्रीज़ की हैं फूड की वजह से। तो फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ऐसी जो यंग फीमेल्स जिनमें ना तो फैमिली हिस्ट्री है, ना कोई और नोन सिम्टम, ऐसी कोई रिस्क फैक्टर है उनमें ब्रेस्ट कैंसर होना जो है उसमें मेजरली जो है वो हमारा जो लाइफस्टाइल है, और फिर लाइफस्टाइल में हम देखें प्रोसेस्ड फूड शामिल हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, उससे ओवरऑल ना सिर्फ कैंसर, बहुत सी चीज़ों से आप बच सकते हैं। हमें ये भी बताया गया हालिया जो हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से, कैंसर की वैक्सीन एक आ गई है, इस चीज़ में किस हद तक सदाकत है, ये कितनी कारगर साबित हो सकती है? और वैक्सीन जहाँ तक हमने सुना है किसी फैलने वाली वबा के लिए होती है, जैसे कोविड के लिए आई थी, तो ये बीमारी तो मूजी मर्ज उस तरह से नहीं है कि एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर होता है। जी, मेरे लिए भी ये खबर जो है ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग भी थी और थोड़ी सी हैरत अंगेज भी थी, क्योंकि देखें वैक्सीन जो है वो जैसे कोविड के लिए थी, या वैक्सीनेशन अगर आप देखें तो हम पोलियो की वैक्सीनेशन या ऐसी वैक्सीनेशन होती है जो के कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए, जो एक से दूसरे को लग सके। अच्छा, वो जब मैंने इसको रिसर्च की इस खबर को, तो मैं अभी तक इसके सोर्स तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि ये जो खबर है इसमें एक तरफ तो लिखा है कि ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन, और दूसरे ही उसमें फिर लिखा है कि HPV वैक्सीन। अब वो जो HPV वैक्सीन है वो तो सर्वाइकल कैंसर के लिए है। सर्वाइकल कैंसर के लिए बिल्कुल ये वैक्सीन तो ऑलरेडी काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में लग रही थी। हाँ, अगर ये कि HPV वैक्सीन पहले बाहर से आ रही थी, अगर अब वो पाकिस्तान में बननी शुरू हो गई तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये कि वो HPV वैक्सीन को ख़बर में अगर ये बता दिया गया है कि ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए, क्योंकि देखें जो ब्रेस्ट कैंसर में जो रिस्क हैं वो डिफरेंट तरह के हैं। उसमें ओबेसिटी का रिस्क है, उसमें एज के साथ रिस्क है, उसमें फैमिली हिस्ट्री का रिस्क है, ब्रेका का रिस्क है। अगर अब आप ये सारी चीज़ें देखें तो इनमें कोई ऐसी वैक्सीन कौन सी हो सकती है जो इस सारे में कारगर हो, तो ये अभी मतलब मैंने बहुत अरसे से इस पे काम तो डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन अभी कोई ग्लोबली भी ऐसी वैक्सीन तो अभी तक नहीं कोई आई जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर, और ये कि जी वो 12 साल की एज में लगा दें और उससे वो नहीं होगा। देखें, अगर अभी जो हम खुराक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप ऐसे हार्मोन्स और स्टीरॉइड्स अपनी खुराक के थ्रू ले रहे हैं जिससे कि आपके पूरे सिस्टम में ख़राबी आ रही है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस से एस्ट्रोजन लेवल जो है वो इफ़ेक्ट होता है। एस्ट्रोजन जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है ब्रेस्ट कैंसर से। तो अब ये कि ये वैक्सीन जो है ये एस्ट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन खबर में ये लिखा गया है कि वो HPV वैक्सीन है, तो आई थिंक इसमें भी थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी पे बहुत सारी बात है। आई थिंक ये शायद थोड़ी इसकी हाइप
जैसे हमारे यहाँ अभी इस पे अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि वो जो वायरल होने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो किसने ये खबर एकदम ऐसे दी और वो और हमने एकदम डॉक्टर वायरल। साहब आपको ज़हमत इसलिए दी है कि आप एक्सपर्ट हैं, आप जरा बेहतर बता सकते हैं कि ये जो खबर है किस हद तक दुरुस्त है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की आपकी बात करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले एक हफ्ते में ये खबर आई और इसमें बहुत लोग जो है वो बहुत सीरियसली लोग हमसे ये सवाल कर रहे थे कि डॉक्टर साहब अभी चले वैक्सीन तो तैयार नहीं हुई, फिर जिस तरह से आपने बताया कि 40% तक आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर इससे बच सकते हैं, तो मेरा फोकस तो उस पर ही है कि आप मतलब कुछ इस तरह के कुछ बताएं कि फूड्स जो हैं कुछ 4-5 जो आपको नहीं लेने चाहिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिसमें स्टीरॉयड शामिल है, क्या करना चाहिए और क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए? देखें चिकन जो है वो कोशिश करें कि चिकन, अच्छा बॉयलर भी नहीं, देखें चिकन की जो फीड है वो असल चीज़ है। अगर आप जो इस वक्त की जो फीड है वो आप देसी चिकन को भी दे देंगे तो वो फीड पे है। अगर आप वाइट चिकन को भी फ्री पिक, यानी फ्री पिक का मतलब है कि जैसे मुर्गी जो है वो फिर रही है और खुद अपनी खुराक ले रही है, अगर वाइट चिकन भी फ्री पिक करता है तो दैट्स फाइन, बट अगर वाइट चिकन या देसी मुर्गी वो अगर जो इस वक्त की फीड है जो कि वो कह रहे हैं कि अब 25 डेज में वो चूज़े को ग्रो कर देते हैं, तो ये बिल्कुल एक आर्टिफिशियल अमल है। अच्छा फिर शुगर का जो इस्तेमाल है, शुगर जो है वो अगर खुदा ना खास्ता हमारे कैंसर है क्या, कैंसर ये है कि हमारे जिस्म में हर वक्त ब्लड सेल्स बन रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, अगर किसी स्टेज पे वो जो ब्लड सेल्स बनने की रेशो ज़्यादा हो जाए, ख़त्म होने की रेशो कम हो जाए तो एक ट्यूमर बन जाता है। वो ट्यूमर जो है वो किसी भी वाइटल ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करता है, अटैक करता है। अब वो शुगर जो है वो किसी भी फॉर्म में वो उस सारे प्रोसेस को मल्टीप्लाई कर देती है, उसको फास्ट कर देती है। तो शुगर और ख़ास तौर पे जो वाइट शुगर है इस वक्त हम जिस फॉर्म में ले रहे हैं वो इंतहाई नुकसानदेह है। ठीक है, उससे अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब लास्टली हमें प्लीज अगर आप ये भी कह दें, जो घर में हमारी खवातीन देख रही हैं जिनमें इतनी अवेयरनेस अभी भी ताहाल नहीं है, बहुत एजुकेटेड फैमिलीज में हम देखते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन का भी भी रुझान नहीं है, कॉल ऑफ एक्शन की बात सिंपल अल्फाज में क्या वो निशानियां हैं कि अगर आपकी बॉडी में वो तब्दीलियां आ रही तो फौरन से पहले आपको टेस्ट करवाना चाहिए? देखें, एक तो ये तब्दीलियों का बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर छाती के किसी भी हिस्से में या बगल के नीचे कोई गिल्टी है, और वो गिल्टी पेन वाली नहीं ज़रूरी है, वो बहुत सारी खवातीन इसलिए वेट करती रहती हैं कि इसमें पेन नहीं हो रही, तो पेन होना ज़रूरी नहीं है। उसको आपको फौरी तौर पे किसी डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। हो सकता है कि वो कैंसर ना हो, लेकिन उसको आपको वेट नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि अगर छाती की स्किन के ऊपर कोई रैशेज़ या डिम्पलिंग हो जाए, कोई डिस्चार्ज शुरू हो जाए, तो इसको आपको देखना है। दूसरा ये कि जो अर्ली डिटेक्शन के लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो सेल्फ एग्जामिनेशन है कि प्यूबर्टी की एज के बाद से महीने में एक दफ़ा आप कोई ऐसी डेट फिक्स करें और अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें। उसकी यूट्यूब पे या पिंक रिबन की वेबसाइट पे बेतहाशा वीडियोस हैं कि आपने उसको किस तरह करना है और आपने उसमें क्या देखना है। उसके अलावा ये कि 30 ईयर की एज से आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाएं, डॉक्टर से अपना मुआयना कराएं। और 40 ईयर से बात करवा लिया करें 30 ईयर्स के बाद। 30 ईयर के बाद आप 2 साल में एक दफ़ा जो है वो डॉक्टर से चेकअप करवा लें। और 40 ईयर्स के बाद जो है वो आप मेमोग्राम जो है वो करवाएं। ये छाती का एक्सरे है, वो भी ये कि 2 साल में एक दफ़ा। और अगर इसके इन बिटवीन आपको किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ महसूस हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपने उसके लिए वेट करते रहना है। यंग एज में अल्ट्रासाउंड जो है वो, क्योंकि आजकल हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से हम देखते हैं कि यंग लड़कियों में फाइब्रॉइड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसमें कि मल्टीपल गिल्टियाँ जो हैं वो छाती में बन जाती हैं। उसके लिए अल्ट्रासाउंड से आप चेक करा लें। और ये कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को फाइब्रॉइड हो गए हैं तो वो हर 6 महीने के बाद अपना लाजमी जो है वो चेकअप लाजमी करवाएं। और आपने बता दिया कि किस किस स्टेज पे किस किस एज में आपको जो है वो किस तरह से डायग्नोस करना है और किस तरह से चेक करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। और आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में बताया कि ये जो खबरें चल रही हैं वैक्सीन के हवाले से, तो इसमें अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। यानी ये इसकी ऑथेंटिसिटी पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स अभी भी स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन होपफुली हम ये कोई वैक्सीन इस तरह की तैयार कर पाएंगे। और इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है वो भी डॉक्टर साहब ने तफसीलन हमें बता दिया कि सेल्फ एग्जामिनेशन पे फोकस करें और ट्रीटमेंट प्रॉपर लें अगर खुदा ना सही बीमारी की कोई अर्ली स्टेजेस आप में पाई जा रही हैं। प्रोग्राम में नाज़रीन ब्रेक शामिल करेंगे, आप देखते रहें सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब कुछ बात करेंगे हमारे तालीमी निज़ाम की। आजकल बड़े शहरों में देखा देखी कैम्ब्रिज सिस्टम की दौड़ लगी हुई है। अक्सर तालीमी इदारे भी वालिदैन की तवज्जो हासिल करने के लिए एक तरह से फैशन के तौर पर कैम्ब्रिज का निसाब इख्तियार करें और वालिदैन अपने बच्चों के लिए उसी को तरजीह देते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनके नज़दीक कैम्ब्रिज ही कामयाबी की जमानत बन चुकी है। बिल्कुल जी, और आप इसे यूं भी कह लें कि एक स्टेटस सिंबल भी बन चुका है। दूसरी तरफ कई वालिदैन ऐसे भी हैं जो इस मामले पर परेशान हैं और ये सवालात उठाते हैं कि आखिर कौन सा निज़ाम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्या वाकई कैम्ब्रिज ही तरक्की और कामयाबी का वाहिद रास्ता बचा है, या फिर मैट्रिक सिस्टम अपनी मजबूत बुनियाद और सहूलत की बदौलत आज भी लाखों तलबा का सहारा है। बिल्कुल ऐसे ही कंफ्यूजन बना हुआ है और ये बहस अब घरों से निकलकर कौमी सतह तक भी पहुंच चुकी है। इसी हवाले से सोशल मीडिया पर हमने देखा है कि एक भरपूर बहस जारी है, जहां कुछ लोग मैट्रिक को कामयाबी की असल जमानत करार देते हैं, जबकि कुछ कैम्ब्रिज को ही बेहतरीन रास्ता समझते हैं। और माहिरीन तालीम इस पर क्या राय रखते हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है माहिर तालीम डॉक्टर मोहम्मद सफदर साहब ने। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताएगा कि ये अगर हम लोग इसके डिफरेंस की बात करें, मैट्रिक और ये जो कैम्ब्रिज सिस्टम है, इसमें डिफरेंस बेसिकली क्या है और आपके नज़दीक ज़्यादा बेहतर क्या है? देखें जो बड़ा अहम सवाल है बेहतर क्या है, इसका तो शायद कोई एक जवाब नहीं होगा। जी। जो डिफरेंस है वो ये है कि जो कैम्ब्रिज सिस्टम है वो इंटरनेशनली ओरिएंटेड है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, एक्सपेंसिव है, इंग्लिश मीडियम है जिसके साथ हमारी बड़ी फैसिनेशन है, और जो हमारा मेट्रिकुलेशन का सिस्टम है वो नेशनली बिल्ट है और उसका उस तरह से इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर इफ़ यू आर प्लानिंग के अब्रॉड जाना है तो वो सोच रहे हैं, और सस्ता बहुत है, और इसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये मेमोराइजेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। और नंबर भी आज 9वीं का रिज़ल्ट आया है अभी 10 बजे, कल ए लेवल ओ लेवल के कल परसों रिज़ल्ट्स आए हैं, तो लोग इस पे भी ये बात कर रहे हैं कि भाई सारे पूरे नंबर ले रहे हैं लोग मैट्रिक में, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं, ऑब्जेक्टिव पोर्शंस बहुत ज़्यादा डाल दिए, तो उसमें ये है कि आपने टिक करना है। लेकिन कैम्ब्रिज वाले सिस्टम में ये है कि आप ये कहा जाता है कि जी उसमें आज़ादी है कि आप अपने कॉन्सेप्चुअल जो है वो लिख सकते हैं। इसमें जो बुक्स में लिखा है या चूँकि ऑब्जेक्टिव है तो फिर आपको टिक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात वैसे आपने अच्छी की, हम खुद भी देखते हैं कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ना कि रट्टा सिस्टम होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ये भी होती है, जैसे कैम्ब्रिज सिस्टम की हम बात करें, आपने कहा कि फैंटेसाइज लोगों ने कर दिया है ना इसको, कुछ चीज़ें जो हमें एक्सपेंसिव दिखाई दे रही होती हैं, ऐसे ही दिल चाहता है कि यही चीज़ बेहतर होगी। तो इसमें कितनी सदाकत है? और बच्चों के हवाले से, क्योंकि हम बहुत से टैलेंटेड लोगों को ऐसे भी देखते हैं, मैट्रिक में भी पढ़े हैं, बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं मुल्क का, तो आपको क्या लगता है कि ये इस सिस्टम से भी कोई डिफरेंस पड़ता है? लेकिन या अगर वाकई इंटेलिजेंट आप हैं तो दोनों चीजें देखें, इसको देखने की ज़रूरत है। कॉलोनियल लेगेसी जो है वो यहाँ पे चलती आ रही है। हमारा हैंगओवर ख़त्म नहीं हुआ कॉलोनियल, तो हम अपने आप को अभी एसोसिएट करना चाहते हैं कि जी इंग्लिश मीडियम। और देखें कैम्ब्रिज जो है वो बिजनेस है जी। अच्छा। बिजनेस उनकी अपनी एक मैनिपुलेशन है, उनकी अपनी एक मार्केट है, और वो तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएँ। सीधी बात है। आपको पता है HEC के एनुअल बजट से ज़्यादा हर साल कैम्ब्रिज सिस्टम, पाकिस्तान से कैम्ब्रिज सिस्टम के तहत पैसे यूके जाते हैं। अच्छा। HEC के पूरे बजट से ज़्यादा पैसे जाते हैं। 2 लाख 2.5 लाख तकरीबन जो है पर बच्चा पर जो है वो देता है, और 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पिछले साल 2024 में अपीयर हुए थे, तो HEC से बड़ा बजट है। तो जो कॉलोनियल लेगेसी है, जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है, वो पेरेंट्स और घरों में हमारी जो लैंग्वेजेस हैं अपनी, तो वैसे ही हम उनको 3rd क्लास वो समझते हैं। तो वो भी एक फैक्टर है कि हम अपने बच्चों को एसोसिएट करना चाहते हैं उस क्लास के साथ, और यहाँ की जो हमारी रूलिंग एलीट है वो उसके जो वो भी उस सिस्टम की बेनिफिशरी है, इसलिए वो मैट्रिक के सिस्टम को, मैट्रिकुलेशन के सिस्टम को उस तरह से बेहतर नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, मैं ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मैट्रिक सिस्टम अलग है, कैम्ब्रिज सिस्टम अलग है, बच्चे के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है? मतलब स्टेटस सिंबल को हम साइड पे रख दें, मॉडर्नाइजेशन साइड पे रख दें, कौन सा सिस्टम बच्चे को ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना रहा है? कौन सा उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत पैदा कर रहा है? रट्टे से हटकर उसमें सेल्फ राइटिंग के जो जनाब स्किल्स है वो पैदा कर रहा है, हर अंदाज में उसको बेहतर बना। ठीक है, मतलब ये बात ठीक है कि कैम्ब्रिज आपको लिबर्टी देता है कि आप कंसेप्चुअली लिख सकते हैं उसमें। अच्छा, उसमें सब्जेक्ट्स ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, ये यूँ कह लें कि पढ़ने पड़ते हैं। अच्छा, फिर उसमें अंग्रेज़ी है, तो वो बच्चे को एक तरह का और फिर इंटरनेशनल बहुत सारे राइटर्स को पढ़ाया जाता है, एक्सपोजर जो है वो मिल जाता है। लेकिन
इसका कतन ये मतलब नहीं है कि मैट्रिक करने वाले जो बच्चे हैं वो नालायक होते हैं या वो ये नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है ये जो सवाल है कि बेहतर कौन सा है, तो अगर आपने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में सरकारी नौकरी करनी है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में जाना है, या आपने मेडिकल की स्टडी करनी है, डॉक्टर बनना है, तो फिर तो आपको मैट्रिक सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि MD कैट वगैरह के जो टेस्ट्स होते हैं उनको उस तरह से O लेवल A लेवल सपोर्ट नहीं करता, या उधर से पढ़े हुए बच्चे आगे इधर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। क्या फ़र्क आ जाता है इसमें ऐसा? क्योंकि वो जो पहले कोर्स पढ़ाए जाते हैं ना बायोलॉजी वगैरह के, इधर प्री मेडिकल में जो हमारे वही MD कैट में आ रहा होता है, तो वो बच्चे जो मैट्रिक और FSC से गए होते हैं वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। सो इफ़ यू आर सपोज टू डू कि आपने कोई सरकारी नौकरी करनी है, पाकिस्तान में रहकर आपने जो है डॉक्टर बनना है, तो फिर आपको मैट्रिक ही करना चाहिए, आपके लिए यही बेहतर है और सस्ता भी है। यानी कि डॉक्टर साहब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने इंटरनेशनली कहीं पे आपका जाने का प्लान है, आप ब्रॉड जाना चाहते हैं, तो आप कैम्ब्रिज सिस्टम को फॉलो कर दें, और अगर आपने विद इन द कंट्री रहकर कोई कामयाबियां समेटनी है तो आप मैट्रिक भी कर रहे हैं, तो कोई इसमें मसला नहीं है। जी, मसला ये ज़रूर है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, रियासत को, हर प्रोविंस की गवर्नमेंट को अपना जो मैट्रिकुलेशन का कोर्स है उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। देखें जो O लेवल A लेवल के कोर्सेज हैं वो हर 3-4 साल बाद वो अपडेट करते हैं, और बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लोगों को वो पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्स पढ़ाते हैं। और जो हमारा मैट्रिकुलेशन का है वो फोकस्ड है नेशनल आइडियालॉजी के ऊपर, नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर, और ज़ाहिर है वो फोकस है, तो इसको थोड़ा ब्रॉडर करने की ज़रूरत है। तो अगर हम कर ले, देखें चाइना जैसे मुल्क में जहाँ पे वो अपनी ज़ुबान को बिल्कुल नहीं छोड़ते अपने, वहाँ पे भी कैम्ब्रिज सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे ऐसे कोई क्लास डिवीज़न नहीं है। हमारे एप्रिशिएट नहीं किया जाता, एप्रिशिएट नहीं किया जाता। वहाँ सिर्फ वो है जो इंटरनेशनल लोग हैं उनके लिए, कि जो चाइना में रह रहे हैं। आपकी बात को ही लेकर आगे चलना चाहूंगी, जैसे आपने कहा है कि घर के अंदर का भी एक माहौल बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो मैं ये कहेगा कि जो एक माइंड सेट होता है कि जी इंग्लिश अगर बच्चा फटफट बोल रहा है दैट मींस वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। घर के माहौल से आप कितना कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को तो आप मल्टीपल लैंग्वेजेस भी सिखा सकते हैं, इलाकाई जुबान आ सकती है, माँ बोली बोल सकता है, इंग्लिश भी सीख सकता है। तो घर के माहौल का एक बच्चे के जहन की नशोनुमा पर कितना असर है तालीम के साथ साथ? देखिए, जो सोशलाइजेशन के एजेंट्स हैं ना, उनमें सबसे बुनियादी है घर का माहौल, फैमिली, फिर मीडिया है, फिर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो घर का माहौल तो बहुत जाहिर है वो, इसलिए स्कूल वाले पेरेंट्स का भी बुला के टेस्ट लेते हैं ना कि हम इंग्लिश सिखा के भेजें, आप कुछ और सिखाते हैं। लेकिन नहीं, मसला ये है ना सर कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास पैसे आ गए हैं। हाँ जी, लेकिन अचानक आ गए हैं पैसे, या वो चाहते हैं या मेहनत करके वो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो घर का माहौल तो उस तरह का नहीं है। और वो बच्चा भी अगर वो उस तरह से जाके उन क्लास के बच्चों के साथ, मैं इकोनॉमिक क्लास की बात कर रहा हूँ, अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाता, कंपेयर करेगा, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी लेगा, अपनी स्टडी में नहीं, बिहेवियर में भी, मतलब अतबार में भी। तो हमारे जो घर का माहौल है ये ऐसा नहीं है कि हम कोई बैठ जाएं और बस पढ़ लें। और नंबर्स की दौड़ भी तो डॉक्टर साहब होती है कि जी पोजीशन लेनी है, इस पे भी थोड़ा अगर घर वालों को आप मशवरा दे दें, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जैसे 9th का भी रिजल्ट आया होगा, तो नंबर की जो दौड़ होती है, बच्चे को इंटेलिजेंट वैसे होना चाहिए प्रैक्टिकल कामों में, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है पेरेंट्स का तो चलें कसूर बाद में है, इसमें ज्यादा कसूर जो है वो सिस्टम का है, कि जो सरमायादाराना निज़ाम है, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उसने किस तरह लोगों को कंपटीशन की दौड़ में लगा दिया है कि भाई नंबर इतने लेंगे, 90% से नीचे को बात ही नहीं करता। अच्छा, हमारे ज़माने में कहाँ इतने नंबर आते और मतलब, और वो क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी असल में बहुत ज़्यादा आ गई ना उसमें, तो नंबरों की दौड़ के पीछे मैं तो बिलीव नहीं करता कि पढ़ना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट सतह पे ये बात सोचनी चाहिए। देखें, गवर्नमेंट जो टारगेट्स देती है आपकी ब्यूरोक्रेसी को, आपके एजुकेशनल जो आपका तालीम का महकमा है उसको, कि कितने % रिजल्ट आया है, कितने % मार्क्स आए हैं, यानी एवरीवन टॉक्स अबाउट क्वांटिटी, कितने, आपसे क्या पूछा जाता है कितने नंबर आए हैं। हाँ, सही बात है ना, जो तो वो अच्छा, एक रिश्तेदारों का प्रेशर होता है कि फलां कजन के तो नंबर 900 में से 850 आ गए हैं, तो तुम्हारे 450 आए हैं, तो ये भी है। अच्छा, फिर स्कूलिंग में भी ये बहुत पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर है, और ये वही बात है, ये पूरी एडवर्टीजमेंट है, इसके पीछे पूरा कारोबार है कि भाई और ये प्रेशर। इसी के तहत सरकारी स्कूल भी तबाह किए गए, बिल्कुल किए गए। मैं कहता हूँ जिन्होंने सरकारी स्कूलों को ठीक करना था वो बेनिफिशियरी नहीं है उस सिस्टम की, वो बेनिफिशियरी है कैमरे। पहले हम देखते थे कि पोजीशंस आती सरकारी स्कूलों से थी जनाब, पहली, बिल्कुल दूसरी, आती तीसरी। अब वो हमारे एक दोस्त ने बड़ी शानदार बात की कुछ साल पहले कि जब मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो खबरें आती हैं हर साल के
तंदूर वाले के बेटे ने हाँ जी, फर्स्ट हाँ बोर्ड जी। टॉपर कर लिया और जो रिक्शा चलाने वाला वो बोर्ड टॉप कर गया। तो उसने कहा अब ये मैट्रिक करते ही रिक्शे चलाने वालों के बच्चे हैं, तंदूर वालों के बच्चे। सही बात तो है जो डॉक्टर जिनके साहब, पास थोड़े बहुत जी, पैसे आ जबरदस्त गए बात वो तो है। कैम्ब्रिज बड़े खूबसूरत क्लास अंदाज में डिफरेंस आ आपने ये जाता है। रोशनी भी डाल दी कि कैम्ब्रिज सिस्टम क्या है, मैट्रिक क्या है, किस तरह से आपको तालीमी मैदान में कौन कौन से स्टेप्स उठाते हैं, और घर का माहौल भी डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, आप डॉक्टर ये रिजवान सफदर साहब पढ़ेंगे, मौजूद थे, लिखेंगे, बहुत शुक्रिया तभी, जी। जब आप तंदुरुस्त होंगे। तो जनाब, तंदुरुस्ती तो हजार नेमत है, लेकिन अक्सर जी। औकात हम अपनी सेहत की परवाह नहीं करते और ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं जो बज़ाहिर हमारे टेस्ट बर्ड्स को तो बहुत अच्छी भली लगती हैं, लेकिन तवील मुद्दत के लिए ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप उज़ैर, और हमने ये भी देखा है कि अगर हम लोग फ्रेंच फ्राइज की बात करें, जिसका हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, हकीकत में उसका किस हद तक ज़्यादा इस्तेमाल हमारे लिए मुज़र सेहत होता है। माहिरीन का भी इस हवाले से बयान सामने आ गया। उनका कहना है कि फ्रेंच फ्राइज आपको सख्त नुकसान पहुंचाने का सबब भी बन सकती हैं। यहाँ तक कि फ्रेंच फ्राइज का ज़्यादा इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को भी बढ़ा सकता है। इस हद तक अलार्मिंग हो चुका है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो फ्रेंच फ्राइज है जो कि आप बड़े शौक से खाते हैं, अब ये तो नुकसानदेह है ही, इसके ऊपर जो बोझ लादा गया है लोडेड फ्राइज के नाम पर, मतलब ऐसी ऐसी चीजें खौफनाक उसके अंदर शामिल की गई हैं कि वो मतलब मजे की देख के बहुत भी- लगती हैं हाँ, वो उज़ैर फ्राइज पे सुन लोडेड के मेरे मुंह में पानी आ गया। आपके ऊपर लोड होता है ना। जी, जी, ब्रिटिश जी, मेडिकल जर्नल में 2025 में शाया होने वाली एक तहकीक ये बताती है कि जनाब तकरीबन अगर देखा जाए, अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो तकरीबन 2,05,000 अमरीकी अफराद की खुराक और सेहत का 37 साला डेटा इसका तज्जिया किया गया और नताइज ये निकले कि जो लोग हफ्ते में 3 या इससे ज्यादा बार फ्रेंच फ्राइज खाते हैं उनमें टाइप 2 ज़ियाबीतस का खतरा तकरीबन 20% बढ़ जाता है और अगर इस्तेमाल हफ्ते में 5 बार तक पहुंच जाए तो फिर ये खतरा 27% तक जा सकता है। और इसके बरक्स उबले या मैश किए गए आलू खाने से ये खतरा ना होने के बराबर पाया गया ठीक है, यानी तो कि जनाब ये हमने wild- आपको बता दिया, डिसाइड आपने करना है कि अब आपने सादी खानी है, लोडेड खानी है या नहीं खानी, आप ये डिसाइड करें। हम आपसे इजाजत देते हैं, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।